नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो और मैं हूं दिव्या नेजा। देखिए, आज मैंने इसे खास इसलिए कहा है क्योंकि फिल्में आपने बहुत देखी होंगी, फिल्मों की कहानियां आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन आज जिस फिल्म की हम आपसे बात करने वाले हैं उसमें आपको ज़िंदगी दिखेगी, उसमें आपको लाइफ दिखेगी और इस लाइफ को जिन्होंने क्रिएट किया है, बड़े पर्दे पर उतारा है, उस फिल्म की स्टार कास्ट आज हमारे साथ है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। घोड़े को जलेबी खिला रिया हूँ की स्टार कास्ट हमारे साथ है। अच्छा, नाम सुन के आपको मज़ा आ गया होगा। नाम सुनने के बाद ना ऐसा लगता है कि इस फिल्म में क्या दिखने वाला है, क्या जानवरों से मिलती ये फिल्म है या खाने से मिलती ये फिल्म है। तो आइए क्यों ना इस कंफ्यूजन को दूर करें, आपकी मैं मुलाकात करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद है अनामिका हक्सर जी, साथ में मौजूद है लोकेश जैन जी और उनके साथ रविंद्र साहू जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आप लोग का। शुरुआत मैं यही करना चाहूँगी कि फिल्म का नाम बेहद अट्रैक्टेड है, मतलब अट्रैक्शन इसमें नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन नज़र आ रही है कि किस चीज़ पर आधारित ये फिल्म होगी। क्या ये एक डॉक्यूमेंट्री होगी, क्या ये एक फीचर फिल्म होगी? तो थोड़ी सी इस कन्फ्यूजन को मैम दूर करें। ये पूरी तरह से फीचर फिल्म है, मगर पहली बार इस तरीके का प्रयोग हुआ है हमारा, जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट्री और फिक्शन को मिला के फिल्म बनी है। एक फिक्शनलाइज स्ट्रक्चर जो था वो मैंने लिखा था, उसके बाद हमने असली किरदारों के बारे में, जो सड़क पे रहते हैं, जो पिक पॉकेट्स हैं, जो अम्माएँ हैं, जो सब्जियां बेचते हैं, खोमचे वाले हैं, उनके सपनों के बारे में, वो क्या सोचते हैं और उनके जहन में किस तरीके के सवालात उठते हैं, पैसों के साथ क्या रिश्ता, ऐसा क्वेश्चनेयर बनाया था। फिर इन्होंने जाके डॉक्यूमेंट किया था लोकेश जी ने, और उसको फिर हमने मिक्स किया था डॉक्यूमेंटेशन के साथ। तो वो इसलिए है फीचर फिल्म, मगर इसमें कहाँ डॉक्यूमेंट्री और कहाँ फिक्शन है ये आपको समझ में। मैम, मुझे ना इस फिल्म की सबसे जो खास बात ये लग रही है ना, हम सुनते आए हैं अक्सर कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे औरत का हाथ ज़रूर होता है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि एक सक्सेसफुल फिल्म के पीछे एक औरत का हाथ ज़रूर है और बहुत ही मेहनत भी है, सिर्फ हाथ ही नहीं। इस पूरी फिल्म को पर्दे तक लाने में कितना समय लग गया मैम? बहुत अच्छा सवाल है, मगर लगभग हमें 8 साल लग गए। ओह गॉड। हाँ, मतलब सोच, उसके बाद मेरा फिक्शनल स्ट्रक्चर, फिर इनका डॉक्यूमेंटेशन, फिर एडिटिंग और फिर ऑफकोर्स शूटिंग में ऑलमोस्ट 1 साल लग गया, फिर एडिटिंग, फिर उसमें स्पेशल इफेक्ट्स, पेंटिंग, एनिमेशन, इन तमाम तत्वों का जोड़ है जो कि इस फिल्म में आया है। तो इस पूरे प्रोसेस में हमें 8 साल लगे। जी सर, आपसे बात करना चाहूँगी मैं, क्या किरदार है इस फिल्म में, क्या खास आपको ऐसा क्या खास लगा इस फिल्म में जो आपने इस फिल्म से जुड़ने का सोचा? जी, मुझे सबसे ख़ास बात ये लगी कि मैं जहाँ पला बड़ा हूँ ये वहीं की ज़िंदगी के ऊपर फिल्म थी, और कहीं ना कहीं खुद जिस तरीके की मैं लाइफ, मतलब जैसे मुझे ऐसा लगता है एक तालीम तो वो है जो आप अपने गुरुओं से लेते हैं, एक तालीम वो है जो आप अपने मुआशरे से लेते हैं, आप अपनी गलियों से लेते हैं। तो गलियों की तालीम को, उस फन को दिखाने का मौका अनामिका जी के साथ मिला, ये एक सबसे खूबसूरत पहलू था। सर, आपसे जानना चाहूँगी, इस फिल्म में आपको ऐसा क्या खास लगा जो आप इस फिल्म से जुड़े? इसमें सबसे बड़ी बात है जो खास लगा वो है ज़िंदगी, पुरानी दिल्ली की ज़िंदगी, और वो ज़िंदगी ऐसे जिंदा दिल वाली ज़िंदगी जिसको कह सकते हैं, वही मेरे लिए इसके अंदर जुड़ने का ख़ास कारण था। और दूसरा ख़ास कारण था अनामिका जी का होना, डायरेक्टर होना। इनके साथ मैंने पहले भी कई 2-3 प्लेज में काम किया है और लोकेश जैन साहब को भी मैं जानता था बहुत पहले से। तो ये जो कम्बिनेशन बना, ये एक मिला जुला एक इच्छा बन गई कि शायद इससे बेहतर और कुछ मेरे लिए काम नहीं हो सकता इस दौरान पे। जी मैम, डायरेक्शन ज़्यादा मुश्किल लगी कि एक्टिंग ज़्यादा मुश्किल लगी? मैं 9 साल से डायरेक्शन में ट्रेंड हूँ। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, बीवी कारंत जी मेरे गुरु हैं। उसके बाद 6 साल मैं सोवियत संघ में 6 साल डायरेक्शन में ट्रेंड हूँ। तो डायरेक्शन मेरे लिए एक तरह से खून में है, मगर मैंने बाकायदा बहुत विनम्रता के साथ 8-9 महीने फिल्म का ट्रेनिंग का कोर्स किया और सीखा कि अगर एक थिएटर का डायरेक्टर जब फिल्म के अंदर जब आती है उसको क्या सीखने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स 8 महीने में आप फिल्म नहीं सीख सकते हैं, इतनी विनम्रता अब तो मेरे में है, मगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना सीख सकती हूँ।
और एक्टर्स के साथ तो मैं कई ऑलमोस्ट 30 साल से काम ही कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए मतलब एक तरीके का बहुत ज़्यादा अनुभव है एक्टर्स के साथ काम करना। और मगर फिल्म बनाना अपने आप में कितना मुश्किल है, मगर मेरे साथ बहुत अच्छी टीम थी। सौम्यानंद साही जी DOP हैं FTII के, गौतम नायर हैं FTII के, सौमित्र रानाडे हैं जो कि FTII के भी हैं और वेरी गुड डिज़ाइनर और VFX हैं। अर्चना शास्त्री जी हैं पेंटर। तो हमारी बड़ी अच्छी और बहुत अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा हुनर प्राप्त करने वाले लोग थे। हाँ। एक चीज़ मैम ज़रूर बताइए मुझे कि जब हम कुछ नया ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारे मन में ना एक डर होता है, क्योंकि एक हमारी ना फिल्म इंडस्ट्री का फ्लो बना हुआ है कि इस तरह की फिल्में आ रही हैं, इस तरह की लोग फिल्में देख रहे हैं, ये हिट होगी ही होगी, हमें पता है। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट करना, मन में डर था? और बिल्कुल डर था, मगर मुझे कभी भी ज़िंदगी में ये सक्सेस और फेलियर का नहीं, क्योंकि थिएटर में भी मैं बहुत सारे अलग तरीके के काम करे हैं और उसी के लिए शायद मेरी एक छाप है कि इसका काम इसलिए देखने जाते हैं कि वो नॉर्मल से कुछ अलग है ना। और वो हिंदुस्तान में मतलब हमेशा ये कहते हैं कि इसकी एक नई ज़बान इसने बनाई है थिएटर में। तो मुझे लगा कि चलिए कोशिश करते हैं एक नए इडियम में घुसने में। ये भी लगा कि ये बहुत बुरी तरह से फेल भी हो सकता था, मगर बहुत ज़्यादा मतलब दुआ है सब हमारे दर्शक का कि वो फिल्म लोगों ने बहुत उसको अप्रिशिएट किया है, अपने देश में भी बाहर भी। ये तो मैंने बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए। रविंद्र सर दिल्ली से जुड़े हुए हैं, दिल्ली से कनेक्टेड हैं, दिल्ली से दिल जुड़ा हुआ है आपका, क्या हमें इस फिल्म में दिल्ली का दिल दिखेगा? इसमें एक्चुअली दिल्ली का दिल नहीं, दिल ही दिल है सारा का सारा। ये पूरा अपने आप में पूरा दिल है और धड़क रहा है और पूरी तन्मयता से धड़क रहा है ये। इसलिए इस फिल्म को आप देखेंगे तो आप दोबारा से आपको लगेगा कि ओह क्या बात है, क्या लाइफ है, क्या ज़िंदगी है, क्या दिल है। ऐसा हुआ कि शूट करते करते मन किया हो कि रोक दो यार थोड़ी देर शूटिंग, पहले हम इसे एंजॉय कर लें? इसमें जो खास बात है कि वो शूटिंग ही अपने आप में पूरी एंजॉय करने वाली थी। और हमेशा ऐसा लगता था कि शायद ये शॉट जो है, ये सीन जो तैयार किया गया है उसको एंजॉय करने के लिए किया गया है और हमने बहुत एंजॉय किया। बल्कि कई बार तो ये है कि हम शूट कर रहे हैं और उसी समय पे सामने एक दूसरा खोमचा लगा हुआ है। अच्छा। उसी दौरान पे हम लोग निकले, वहाँ से खाया पिया, फिर दोबारा शूट में वापस आ गए। अच्छा जैन सर सच्ची बताइएगा, इस फिल्म में सबसे ज़्यादा खाना पीना किसका था? सबसे ज़्यादा खाना पीना मतलब सबसे ज़्यादा कौन खाता था इस फिल्म में कि रुक जाओ भाई पहले मुझे खाने दो? देखिए क्या बताएं, मतलब अपनी दास्तान खुद कहना मुश्किल है। ये अपने बारे में कैसे बताएगा? सब चटोरे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा दो बात वही दिख रहे हैं, मगर अबू भाई के कम चटोरे नहीं हैं। जी बिल्कुल साथ में इनके सब मजे चलते रहते हैं। और हमारी पूरी टीम ही चटोरी थी। मतलब आप देखिए शूटिंग चल रही है, अब समोसे की इतनी बढ़िया खुशबू आ गई, मटर के समोसे बना रहे हैं वहाँ पर गली पहाड़ वाली में, तो सबको पहले ध्यान के यार समोसे खाएं गरम गरम। ये होता था कि शाम को जो है जब नाश्ते के अंदर क्या, तुम एक काम करो, तुम वहाँ से मटर वाले समोसे ले आओ आज, और तुम यहाँ से वाली कचौड़ी ले आओ, मिक्स करके कुछ खा लेंगे। अच्छा पूरी दावत होती थी? दावत मतलब होती थी बकायदा, कबाब की। ओह गॉड, कबाब भी होते थे उसमें। सर फिल्म मैं दुआ करूंगी कि हिट हो और आप एक ऐसी दावत रखें बढ़िया सी और हमें भी ज़रूर बुलाएं। आप प्लीज फिल्म देखने आइए। ज़रूर ज़रूर, और हम अपने दर्शकों से भी कहेंगे कि ये वो फिल्म है जो आपको ज़िंदगी का एहसास करवाएगी, ज़िंदगी जीना क्या होता है वो सिखाएगी। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी आप लोगों का, लेकिन जाने से पहले मैं चाहूँगी कि हम सब लोगों के ना सीक्रेट्स ज़रूर होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सीक्रेट्स भी होते हैं, तो आप लोगों को हम अच्छे से और जान पाएँ। तो मैम इन लोगों का एक एक सीक्रेट हमें ज़रूर बताइए जो दर्शकों को नहीं पता हो। क्या हो रहा है ये? अरे सीक्रेट बड़ा मुश्किल है मुझे अभी मतलब एकदम। कोई ऐसी चीज़ जो हमें नहीं पता लेकिन इनके बारे में पता होनी ज़रूरी है। अरे अभी मुझे समझ कुछ सूझ नहीं रहा है, अचानक सोचती हूँ अभी मैं। अच्छा आप लोग बता दीजिए कि अनामिका जी का कोई ऐसा हिडन सीक्रेट कि ये सीक्रेट अगर मैं बताऊं तो सिंपल ये है कि जैसे आप सोचिए कि शॉट के बारे में एक बार बात हुई, कुछ लोकेशन पे जाके वो कब चेंज हो जाएगा और कब आप
कब आप उसके अंदर आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ जाएगा, ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। तो उसी दौर से फिर अगर ये सीक्रेट है तो आई थिंक डायलॉग्स एक होते थे और पत्रों के हाथ में आते आते वो चेंज होते होते इम्प्रोवाइज होते थे। बहुत सारे डायलॉग्स इन्होंने भी कंट्रीब्यूट कर दिए। और आकाश जैन साहब तो वो ऐसी नस जानते हैं कि कहाँ कौन सी चीज़ है, क्या है, कहाँ ले जाए, इसका जायका। तो बीच बीच में मतलब जब भी वक्त होता था कि नहीं रमिका जी चलिए यहाँ चलते हैं, इनको ये वाला सब इनको कुछ खिला देते हैं, चलो उस गली में चलते हैं, इसमें ये खासियत है, तो ये सब चलता रहता था। दर्शकों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि फिल्म को जरूर देखेंगे। इस फिल्म की स्टार कास्ट के कुछ और सदस्य हमारे साथ हैं, लेकिन अब जो हस्ती हमारे साथ है किसी पहचान की मोहताज नहीं है। कई फिल्मों में आपने उन्हें देखा है, कई बार उनकी आवाज़ आपने सुनी है, चाहे वो इश्तिहार में हो, एड्स में हो, फिल्मों में हो, सॉन्ग्स में हो, और आज फाइनली वो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है रघुवीर यादव जी आपका, और अनामिका जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रेक के बाद। सर, शुरुआत ही करना चाहूँगी आपकी फ़िल्म से, तो आप किस तरह से कनेक्ट कर पाते हैं इस फिल्म से? ज़िंदगी, क्योंकि उन्होंने जब बताया छिदम्मी हलवाई है, तो पूरी हलवाई की ज़िंदगी और हलवाइयों की ज़िंदगी मेरे जहन से हुई, क्योंकि मैं वाकिफ़ हूँ इस तरह के, क्योंकि मैं बहुत छोटी सी जगह से ताल्लुक़ है मेरा, बिल्कुल देहात, जहाँ पे वहाँ की जो दुनिया इन्हीं से चलती है। हलवाई हुए, पान की दुकान हुई और ये हुए, सब वही होते हैं पास में। तो वो ये जो होती हैं, हलवाई हुए, चाय की दुकान हुई, मिठाई वाले की दुकान हुई, और तो ये लोग उस मोहल्ले से, उस गांव से, उस कस्बे से ऐसे जुड़े रहते हैं कि अगर ज़रा सा हलवाई को कुछ हो जाए तो पूरे गांव को तकलीफ़ हो जाएगी। या जी सब ऐसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो काम कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन वो काम इसलिए कर रहे होते हैं कि उन सबसे जुड़ा जो मोहब्बत, जो प्यार, वो सब। तो मैंने उस तरह के दौर से मैं गुज़रा हूँ, और एक भी कम हो जाए तो वैसा लगता है पूरे मोहल्ले में या पूरे उसमें मातम छा जाता है, फिर उसकी कमी हमेशा कभी पूरी नहीं होती। तो जब हलवाई के, तो मुझे तो आ गए मेरे जहन में बहुत सारे हलवाई कि उनके बेटे भी मेरे साथ स्कूल में पढ़ते रहते थे, और वो सब। तो हम जब आधी छुट्टी होती थी स्कूल की, तो हम जाके उसकी दुकान पे कहीं वो समोसे दे देता था, कहीं कचौरी। तो उससे तो मुझे लगा कि मुझे फिर एक ज़िंदगी में घुसने का मौका मिल गया, तो बड़ा अच्छा लगा। सर, सबसे खूबसूरत बात पता क्या लगती है मुझे आपकी, कि एक हमें पता है कि एक ये व्यक्ति, इसका एक कैरेक्टर है, ये एक्टिंग कर रहा है, लेकिन आप जब पर्दे पर आते हैं ना, ऐसे लगता है ये वाकई में ही हलवाई है। एक्चुअली एक्टिंग करना मैंने छोड़ दिया है बहुत दिनों में। तो क्या है कि ये एक्चुअली क्या है, पहले शायद मैं करता रहा एक्टिंग, लेकिन मुझे कुछ ऐसी लोग मिले जिन्होंने मुझे ज़बरदस्त तरीके से जो एक एक लाइन में ज़िंदगी सिखाई है। उनमें एक मेरे जो थे सार्जेंट बाबा, मैं जब पारसी थिएटर में, शायद आप वाक़ई हुए, पारसी थिएटर में 6 साल बिल्कुल खाना बदोशों की तरह मैंने ज़िंदगी गुजारी है। और आपको उसका नशा हो गया था? जी, और उस वाकई खाना बदोशी में इतना मज़ा आ रहा था कि इतना सीखने मिल रहा था कि आप एक्टिंग करना ही नहीं चाहते थे। तो फिर हुआ ये कि मैं पहले मुकेश, मन्ना डे इनकी नकल करके गाया करता था, और अगर कुछ स्टेज पर करता भी था तो नकल ही करता था कि उसकी तरह। तो वो कुछ 82 साल के रहे होंगे, 82-83 साल के वो थे, गेट कीपर थे, और बड़ी रिस्पेक्ट थी वहाँ, सब करते ही थे सब अपने से बड़ों की। तो हम स्टेज पे बैठ के ऐसे गाना वाना गा रहे थे, तो मैं ऐसे कोई मुकेश की और वो सब, तो बाकी लोग जो थे वो बड़ी तारीफ़ करने लग गए कि अरे वाह वाह, अरे वाह, बिल्कुल उसी कॉपी। तो वो चिढ़ गए, कहने लगे वाह वाह क्या कर रहे हो, इससे क्या होता है? बोले देखो ना, बिल्कुल उसकी तरह गाता है। कहते उसकी तरह और इसकी तरह में क्या होता है, वो अपनी तरह क्यों नहीं गाता? बोले ज़िंदगी में अगर आप उसकी तरह में रहे तो उसके ही हो जाओगे, जब वो ज़िंदा है, वो कर रहा है, उसकी वजह से उसका नाम है, तो तुम कर लेके क्या कर लोगे, क्यों अपनी ज़िंदगी? कहते अल्लाह ने सबको दिया है अंदर जो है, तो अपनी खूबियों को पहचानिए, अपनी खूबियों को निखारिए। बस उस दिन से मैंने नकल करनी छोड़ दी, और मैं बस ढूंढते ही रहता हूँ, खोजते ही रहता हूँ कि क्योंकि हम लोगों का जो पेशा है, एक्टर का पेशा इतना मज़ेदार, इतना खूबसूरत पेशा है कि एक ज़िंदगी तो हम जी लेते हैं, लेकिन जो और ज़िंदगी जीने का जो मज़ा आता है वो बस इसी पेशे में। सर, एक आपका सॉन्ग है
महंगाई डायन। मैं चाहूँगी वो बहुत ही बढ़िया तरीके से गाया हुआ गाना है, हमारे दर्शकों के लिए अगर उसकी 2 लाइनें हो जाए तो। या सैया रे सैया रे सैया हो, ओ सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खा जात है। अरे साल घसीटत आ गो जून, महंगाई मेरो पी गई खून, और हाफ पैंट हो गई पतलून, और पड़े खटिया पे यही बड़बड़ात हैं, महंगाई डायन खा जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खा जात है। क्या बात है सर, क्या बात है। मतलब मेरा आज सौभाग्य है कि मैं आपके साथ बैठ के बात भी कर रही हूँ, आपका लाइव गाना भी सुन रही हूँ। अनामिका मैम, आपका सर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं एक बात बहुत कहना चाह रही हूँ कि इसमें ये बात नहीं थी कि ये हलवाई हैं या कचौड़ी वाले हैं। इसमें ख़ासियत ये थी कि जो छद्दम्मी का जो किरदार है वो एक बहुत आध्यात्मिक इंसान है। वो कचौड़ी ऐसे बनाते हैं कि जैसे कोई कलाकार एक अपनी कोई मूर्ति नक्काशी कर रहे हैं। नक्काशी करते हैं, ये उसी तरीके की नक्काशी से इनकी कचौड़ी बनती है। ये हैं हलवाई वाले, मगर ये भजन भी गाते हैं, ये लोगों की पूछताछ भी करते हैं। वो एक तरह की पंचायत भी हैं। आप देखेंगे कि किसी को मुसीबत है वो छद्दम्मी के पास आते हैं। मुझे रघु भाई को मैं बहुत अच्छी तरह से पर्सनली नहीं जानती, मगर मैंने इनके तमाम नाटक देखे हैं, तमाम इनका अस्तित्व देखा है, और मुझे हमेशा इन सब चीज़ के पीछे एक तो इनकी जो फोक ट्रेडिशन है, म्यूज़िकल ट्रेडिशन है, और इनके अंदर एक छिपी आध्यात्मिकता है। ये चीज़ मुझे हमेशा मालूम था कि ये ही इस रोल को कर पाएंगे, क्योंकि इनमें जो तमाम डिमांड है इस कैरेक्टर का, है ना, उसका एक स्पिरिचुअल सेंस है, उसका जो म्यूजिकलिटी है, उसकी एक बहुत इंटीरियर समझ है लोगों की ज़िंदगी की, आम लोगों के साथ रिश्ता है। वो मुझे हमेशा लगता था कि ये सिर्फ रघुवीर यादव कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हकीकत है मैम, सबको जोड़ के चलना ये इनके किरदार में। और इसमें स्पिरिचुअल है, जैसे वो एक आप देखेंगे एक सीन है जिसमें हम उसकी बिल्कुल क्लोज शॉट है, और हाथ उनके किस तरीके से वो स्कल्प्टिंग की तरह से बिल्कुल मूर्तिशिला जैसे होती है वो कचौरी बनते हैं, और रोज़ वो इसको स्कल्प्ट करते हैं। मतलब एक छोटा सा काम है, मगर उसको भी आप कितनी परफेक्शन के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ कर सकते हैं। ये एक बहुत मतलब हमने दर्शाया, और मुझे ऐसे लोग मैं जानती हूँ जो छोटा सा काम करेंगे मगर उसमें इतनी डिग्निटी ले आते हैं, तो वो मुझे लगा कि रघु भाई कर सकते हैं। सर, एक चीज़ मैंने ज़रूर देखी है कि आप पैसे के लिए काम नहीं करते, आप काम करते हैं जो आपके मन को भाए, जो आपकी पहचान बनाए। तो ऐसा क्यों? मतलब आपको क्या लगता है कि पैसा ज़रूरी नहीं है? जो आजकल के एक्टर्स इतनी बड़े बड़े 100 करोड़ क्लब में शामिल हो रहे हैं, 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो रहे हैं, तो आप उसमें क्यों शामिल नहीं होना चाहते? एक्चुअली मैंने बेईमानी नहीं सीखी, मैं पता नहीं बेईमान नहीं होना चाहता कभी, और मेरा दिल कभी नहीं कहा। मैं सिर्फ काम करना चाहता हूँ और लोगों में रहना चाहता हूँ, तो कभी बेईमानी हुई नहीं। जैसे ही पैसों की तरफ ऐसा लगता मैं बेईमान हो जाऊँगा, फिर मैं जो चाहता हूँ वो नहीं कर पाऊँगा। तो सर, आपने अपने माता पिता से बेईमानी क्यों की? घर छोड़ के आना क्यों पड़ा? उसी के बाद मेरे फादर को मैंने ख़त लिखा कि मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करूँगा कि आपकी इज्जत को दाग पहुँचे। ये मैंने लौटने के, फिर उन्होंने कोई परवाह नहीं की मेरी, क्योंकि इतना तो जानते थे कि ऐसा कुछ नहीं करेगा वो। मैंने कहा मैं भूखा मर जाऊंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि आप लोगों की इज्जत पे दाग है। कब आपके माता पिता को लगा कि नहीं, अब हमें गर्व महसूस होता है? मेरी मदर की डेथ मैं जब 12 साल का था उस वक्त हो गई थी। फादर थे तो पूरे काम की जिम्मेदारी, गाय थी, भैंसें थी, खेत था, मेरे छोटे भाई बहन, उनका खाना बनाना और स्कूल भी जाना, सारा कुछ किया करता था मैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मैं फेल हो गया था, क्योंकि पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता था, 11वीं और वो साइंस थी, तो मेरा भी कोई कसूर नहीं था। लेकिन क्या था कि शर्मिंदगी बड़ी होती थी, मैं कि फेल हो जाऊं या कामयाबी ना हो, तो उससे बड़ी हमेशा शर्मिंदगी होती थी। तो मैं इसलिए ज़्यादा ही, लेकिन उसमें मेहनत नहीं कर पाया, और मैं वो नहीं, और साइंस मेरे बस की थी नहीं, तो उस शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने घर छोड़ दिया था। तो जो सपना लेके आप आए थे, अपना घर से निकले थे जो सपना लेके, क्या लगता है वो सपना पूरा हुआ? सपना तो कभी पूरा नहीं होता।
सिर्फ ये था कि 20 साल के बाद, ठीक 20 साल के बाद जब मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिला मैसी साहब में, तब मैं लौट के घर गया और स्टेशन पे उतरा और एक रिक्शे वाला सामने मेरे, तो उसने मुझे पूछा, तो मैं बहुत 20 साल के बाद लौटा था मैं, तो पूछने लगा कि कहाँ जाना, मैंने कहा रांची जाना। तो उसने कहा, मैंने पूछा कितने पैसे, कहता 15 रुपये लूँगा। तो मैंने कहा नहीं यार, वैसी बात करनी थी, तो मैं बुंदेलखंडी में उससे बात कर रहा था, मैंने कहा नहीं यार 10 रुपये ले लो। कह नहीं भैया बहुत दूर है, चढ़ाई पड़ती है, और ये मैं बहुत दिनों बाद उससे सिर्फ, और उसने पहचाना नहीं मुझे, मैं सिर्फ बात करते हुए बात करने लगा। कहते नहीं यार 12 रुपये देना। मैंने कहा नहीं यार 10 से ज़्यादा तो नहीं दूंगा मैं, ले चल, और देखूंगा अगर चढ़ाई हुई और वो हुआ तो फिर मैं तुझे दे दूंगा। तो उसने बिठा लिया। अब बिठाई, जैसे ही चढ़ाई आई तो मैं रिक्शे से उतर के उसको धक्का लगाने लगा, तो वो चिल्लाने लगा कि धक्का क्यों लगा रहे, मैं ले चल रहा हूँ ना। तो 2-3 लोग और मैंने पहचान लिए, तो वो मेरे पीछे पीछे आए, तो वो आके साइकिल खड़ी की और कहते सारे सर, और वो उन्होंने लगा के, और रिक्शे वाले से कहने जानते हैं ये कौन है, उसने बता दिया। उसके बाद रिक्शे वाला चुप हो गया बिल्कुल। ओ गॉड। और उसके बाद वो ले गया, घर में उतरे तो फिर मैंने उसे 15 रुपये दिए। कहता साहब अब तो ना लूँगा मैं पैसे। हाय हाय, वो जो मेरे कलेजे में लगा, मैंने कहा ये है। फिर मैंने लाख कोशिश की वो पैसे ना ले, फिर मैंने कहा भैया तो ये तो मैं तो मुझसे गुनाह होगा, तो ज़्यादा बोले, ज़्यादा क्या, मैं 15 भी नहीं लूँगा, आपको ले आया ही बहुत बात। तो ये था। फिर मुझे दूसरे दिन, क्योंकि यहाँ फेस्टिवल में बिज़ी था मैं, तो मैं गया तो स्कूल बगल में मेरे, वहीं मैं, नाना जी ने स्कूल बनवाया था, लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन, ये मेरे स्कूल का नाम है। और लक्ष्मी नारायण मेरे सगे मामा हैं, तो उनको पागल कुत्ते ने काट दिया, तो उससे उनकी डेथ हो गई, तो उनकी स्मृति में स्कूल था वो, तो उसी में मेरी पढ़ाई हुई। तो वो इसी स्कूल में मैं कुआं था घर के बाहर, वहाँ जाके कपड़े धोने लगा, तो मेरी बहन चिल्लाए, मेरी नानी चिल्लाए कि कपड़े क्या यहाँ, और कोई तेरी बहन नहीं वो धो देंगी, तू क्यों। मैंने कहा मुझे अच्छा लगता, मैं कुएं पर कपड़े धो रहे तो फिर वो हमारे वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो दौड़े दौड़े आए कि रघुवीर आया हुआ है, तो उन्होंने सारे एग्ज़ाम चल रहे थे वहाँ पे, सब बच्चों को लाइन में खड़ा किया और मुझे बुला के ले गया। मैं जो कपड़े था वो कुएं पे पहुँच गए। बोले तू यहाँ क्या बेवकूफ़, चलो मेरे साथ। बच्चे सब, उनका एग्ज़ाम चल रहा है, वो मुझे ले गए और ले जाने के बाद वहाँ खड़ा कर दिया। अब मुझसे एक लाइन ना बोली जाए, क्योंकि वही लाइनें थी जिसमें मैं खड़ा हुआ करता था, वो सामने, और पीछे से मेरे फादर पजामा और कमीज पहने चले आ रहे। एक लफ्ज़ नहीं बोल पाया। मैंने कहा सब यहीं का है, जो कुछ है मेरा कुछ नहीं है, और ना मेरे पास लफ्ज़ है, फिर कभी बात कर लूँगा। तो वो मैं कभी नहीं, तब मेरे फादर को लगा, और सबसे जाके फिर वो मेरे साथ साथ जाते थे, बस सबसे यही कहते थे बनना है तो उसकी तरह बनवा रहे। मैंने कहा पिताजी क्यों ऐसा कर रहे हो, मेरी तरह क्यों बना रहे हो। सर कभी पिताजी ने ऐसा कोई आपको टिप दिया या कुछ सीख दी कि बेटा जितनी मर्जी ऊंचाई पे पहुंच जाना, लेकिन ये काम मत करना कभी? माँ ने कहा था कि बेटा खुद दुख उठा लेना, किसी को दुख मत देना, बस ये था कि कितना भी कुछ हो जाए। लेकिन और रघु भाई के साथ मैं और भी कहूँगी कि ये एक पूरी इंसाइक्लोपीडिया है। आप फोक थिएटर से इनके बारे में चर्चा कर लीजिए, आप फोक म्यूज़िक में कर लीजिए, इनको इतना, और आपको जो एक तरीके का लोगों के बारे में, थिएटर के बारे में, फोक थे आप, ये इनकी इस तरह के जनरेशन के एक्टर्स बहुत ही एक रेयरिटी है, बहुत कम है, ये अपने आप में एक संस्था है। बिल्कुल। अच्छा रघुवीर सर, कुछ फिल्मों में ना आपको बड़ी शानदार सी इंग्लिश बोलते हुए देखा गया है। ओए है कमाल की इंग्लिश रही वो आपकी। मतलब कभी ऐसा हकीकत में हुआ रियल लाइफ में कि ऐसी जगह पर फंस गए, भाई अब इंग्लिश बोलनी पड़ेगी? तो बोले एक्चुअली हम इंग्लिश की हाथ तंगी इसलिए थी कि हमारे जो टीचर थे ना, वो भी जिस तरह के हमें इंग्लिश सिखाते थे, वो वैसे, एक तो हम बुंदेलखंडी, हमें प्रोनाउंस करना नहीं आता था लफ्ज़ों को। सर थोड़ी सी वो इंग्लिश भी हो जाए। हमें सिखाते कैसे थे कि व्हाट इज दिस, दिस इज ए टेबल, नो दिस इज नॉट ए टेबल, इट इज ए पेन, ऐसी वाली अंग्रेज़ी। और बिल्कुल कोई, और क्या हुआ कि फिर वहाँ पे पारसी थिएटर में, अब वहाँ तो और भी उसमें भूल गया, तो वहाँ एक अंग्रेज़ी बोलता था कि 2 लाइन थे, बाकी वो पता नहीं क्या क्या बोलता, लेकिन ऐसे फर्राटे की दिस क्या है, ओनली भसभसा तुसी थे गए असी नहीं है चने जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, कुछ भी बोलता रहता वो।
तो बचपन से अंग्रेज़ी में बड़ा हाथ तंग रहा, और उसके बाद फिर अगर अंग्रेज़ी नहीं है तो मजाक भी बहुत उड़ाया है ये एनएसडी के दौरान। तो मैंने तय कर ली कि अब तो मैं बोलूँगा नहीं, अब मैं उड़ा लो जितना मजाक उड़ाना। सर अंग्रेजी थी चाहे नहीं थी, लेकिन अंग्रेज़ों के आपने इंटरनेशनल अवार्ड्स तक अचीव किए हैं, वो बहुत बड़ी बात है। मतलब जिस भी फिल्म में आप रहे, चाहे पहली फिल्म की बात करें, पहली फिल्म से आपकी जो शुरुआत हुई, 2 इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स आपको मिले, और आई एम श्योर इस फिल्म के साथ आप जुड़े हैं। इसमें हमें 8 इंटरनेशनल अवार्ड्स में फिप्रेस्की इंटरनेशनल जूरी क्रिटिक्स अवार्ड मिला है, वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड्स जो इस सिनेमा को मिल सकता है। हमें बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर अवार्ड मिला है, बेस्ट स्क्रिप्ट मिला है वियना रिएक्टर फेस्टिवल, बेस्ट सिनेमा मिला है फ्रांस में साउथ एशियन फेस्टिवल में, बेस्ट सिनेमा मिला है कनाडा में लॉस एंजलिस में, स्पेशली हम लोगों को 8 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले। ये बहुत ज़्यादा वो है। एंड सनडांस, मोमा जैसे फेस्टिवल्स जो कि प्रेस्टिजियस फेस्टिवल्स हैं, ए ग्रेड फेस्टिवल्स हैं, उसमें सिर्फ 2 फिल्म्स थी दुनिया में जो न्यू फ्रंटियर में थी सनडांस में, उसमें से एक हमारी फिल्म थी। सर कुछ अवार्ड ऐसे भी हैं, मतलब हमने सुना है, हकीकत तो नहीं जानते, कि पैसे देके भी खरीदे जाते हैं, और उसकी वजह से बड़ी बड़ी फिल्में बनाई जाती हैं। बड़ी बड़ी फिल्मों को 100 करोड़ के क्लब में पहुंचाने के लिए उनके ऊपर पहले ही करोड़ों लगाए जाते हैं। मगर ये फिल्म बिल्कुल हमने लोन्स, दोस्त और अपने एक फिक्स डिपॉजिट और ये तमाम चीज़ों को करके ये फिल्म बनी है। तो इसमें बड़ा पैसा है नहीं, कोई प्रोड्यूसर नहीं है, और सिर्फ अकेले की स्ट्रगल और मेहनत और इस तरीके के कलाकारों का सहयोग हमें मिला है, उससे ये फिल्में, तो उसकी ताकत पैसा नहीं है। इस फिल्म में गाने हैं? जी सुनाइए ना। क्या वही जो लैला मजनू वाला। मैं अक्सर घर के आगे यूं आंखें बंद रखता हूँ, सबब ये है कि फिरता है जमाल यार आँखों में। तो लैला न मुझसे पूछ मैं क्या देख रहा हूँ, मैं कैस हूँ और लैला मैं खुदा देख रहा हूँ। तुझको खुदा कहूँ या खुदा को खुदा कहूँ, दोनों की शक्ल एक है, किसको खुदा कहूँ। तो संभल कर बैठना संभल कर बैठना ए हुस्ने लैला देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। बिठाकर सामने लैला को देखें हज़रत यूसुफ और करें खुद फैसला हुस्ने जुलेखा देखने वालों। हुआ अब चाहता है ख़त्म क़िस्सा मेरी हस्ती का, वो तमाशा देख कर जाना तमाशा देखने वालों। तो ज़माने में तुझे सब साक़िए मैं खाना कहते हैं, तो मुझको भी उसी में खाने का पैमाना कहते हैं। मोहब्बत से न देखो तुम तो दुश्मन की नज़र देखो, खफा होकर बिगड़ कर रूठ कर देखो, मगर देखो मुझी को बज़्म में देखो। तमन्ना ये नहीं मेरी फिर अपने दिल के मालिक हो, जिधर चाहो उधर देखो। क्या मतलब जो शब्द है ना वो ऐसे है ना कि कनेक्शन अपने आप फील होता है। तमाशा बनने वाला और तमाशा खुद ना बन जाना, ये एक बिल्कुल सूत्र है हमारी उसमें, कि आप कब तक मतलब दूर से सब कुछ देखेंगे, आपको घुसना पड़ेगा, आपको एम्पथाइज करना पड़ेगा लोगों के साथ। तो ये एक बहुत सिंबॉलिक गाना है हमारी फिल्म में जो इन्होंने गाया है, छदम्बी ने। सर छोड़ के जाने का मन तो नहीं है, मतलब जब आप बोलते हैं तो मन करता है कि बस सुनते रहें और सुनते रहें आपकी बातें। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती समय में से कुछ समय हमें भी दिया बातचीत करने का। थैंक यू सो मच अनामिका मैम। जाने से पहले कोई संदेश आप देना चाहते हैं आज के भारत को, आज की यूथ को? मैं तो बस यही कहना चाहूँ कि वक्त ना बर्बाद किया जाए, बस कुछ करते रहिए, बहुत कुछ है करने के लिए, और अपने ख़ुद को पहचानिए, दूसरों को पहचानने में टाइम ज़ाया ना करें, अपने आप को पहचान लें तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। और इसी के साथ फ़िलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।